नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और ये आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, और जो हमारे पेड बच्चे हैं उन्हीं को ये पीडीएफ मिलेगी। आप भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। पार्ट 2 का अलग कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, और पार्ट दोनों का कंबाइंड कंप्लीट एक अलग कर रखा है। कंप्लीट में कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, और इस वाले पार्ट में पार्ट बी वाली टेस्ट सीरीज है। और 399 में ये वाला पार्ट है, 499 में वो वाला पार्ट है। अब अपन देखते हैं पूर्ण दिवस वाले में, पिछले वाले में वीडियो में रविवार व अवकाश को शामिल नहीं किया जाता है, बताया था मैंने। तो इसको आप करेक्ट कर लें। रविवार व अवकाश के दिन को पूर्ण दिवस में शामिल किया जाता है। मैंने पप्पू को वाले एग्जाम्पल का उदाहरण देके बताया था, तो उसमें 13 के बजाय 11 आंसर आएगा। ठीक है। वित्त आयोग अपना परिभाषा शब्द क्षेत्र है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या है? भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है? 243 243I में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। हमें यही पढ़ना है। इसमें वित्तीय चीजों को मैनेज करने के लिए वित्त आयोग किया गया है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे केंद्र और राज्यों के धन का बंटवारा और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे नगर पालिका में ये याद रखना है आपको कि कौन से पार्ट में है। ये क्वेश्चन आ सकता है 243I, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसको फाइनेंशियल कमीशन कहते हैं। वित्तीय विवरण धारा, वित्तीय विवरण क्या होता है? ये तो था फाइनेंशियल कमीशन, और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या है? धारा 92 में वर्णित नगरपालिका एक्ट की धारा 92 में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? कि नगरपालिक अधिकारी 3 माह के भीतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के, मतलब जब हमारा वित्तीय वर्ष कब होता है एंड, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 31 मार्च को एंड हो रहा है, उसके 3 माह के भीतर क्या करवाएगा? नगरपालिक अधिकारी क्या होता है? आपके नगरपालिका बोर्ड में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर परिषद में कमिश्नर, और नगर निगम में भी कमिश्नर, मतलब उसका हेड जो होता है वो नगरपालिका अधिकारी होता है, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने एस्टिमेट का भी आपसे बात करी थी, तो वो उसमें आगामी लिया जाता है। लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले पूरे साल के आय और व्यय, प्राप्तियां और भुगतान, रिसीप्ट और पेमेंट, कितना पैसा आया कितना गया, इसके अलावा आय और व्यय, इनकम, कितनी इनकम हुई टोटल, सारी चीजों से उस नगरपालिका क्षेत्र में, और व्यय एक्सपेंडिचर, ये सब इसका ब्यौरा बनाया जाता है। कब? वर्ष पूरा हो जाता है उसके 3 माह के भीतर। जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिक अधिकारी। ठीक है। अब क्या है? अग्निशमन दल धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित एवं संधारित, मतलब अग्निशमन, फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वालों का, इसकी धारा याद रखनी है। धारा 256 के अधीन नगर पालिका द्वारा स्थापित एवं संधारित जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्निशमन दल। ये कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है। उस समूह की धारा है 256। उसका काम क्या होगा? कि वो नगरपालिका क्षेत्र में जाएगा और वहां की आग को बुझा के, उसका मेन काम आग बुझाना होगा। अग्निशमन संपत्ति। अब अग्निशमन संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी मशीनें, ऐसे टूल्स जो आग बुझाने के काम आते हैं, जो इस प्रकार है। दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन। अग्निशमन संपत्ति का मतलब वो है कि जहां पर फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी खड़ी है,
या फिर वो बिल्डिंग है, इन सब चीजों को या फिर किसी और पर्पज से वाटर टैंक उन्होंने बड़ा बना रखा है, वो सब क्या कहलाएंगे? अग्निशमन संपत्ति। इसके अलावा दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अग्निशमन यंत्र संपत्ति। ठीक है, कोई भी चीज जो आग बुझाने के काम में आती है उसको अग्निशमन संपत्ति कहते हैं। बस मेन यही है इंपॉर्टेंट। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटर यान और परिवहन के अन्य साधन, मान लो कि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में उस गाड़ी को और उन सबको मॉनिटर करने के लिए एक गाड़ी रख दी गई, इस तरह का प्रश्न आपसे आ सकता है। वो गाड़ी रख दी गई, अब वो गाड़ी क्या अग्निशमन संपत्ति में शामिल होगी? तो दोस्तों यस, क्योंकि वो काम आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो आग बुझाने के लिए काम आ रही है या उनको नियंत्रित करने वाली है, नियंत्रित करने के लिए या कुछ भी काम आ रही है, तो उसको क्या करेंगे? अग्निशमन संपत्ति बोलेंगे। ठीक है, वर्दियां और रैंक के बैज ये भी अग्निशमन संपत्ति में शामिल होते हैं। जब वो अधिकारी उसका आग बुझाने वाले दल में उसके बैज लगाया जाता है कि हाँ ये इनमें सीनियर है और उनको वर्दी दी जाती है, तो ये सब भी अग्निशमन संपत्ति में शामिल किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से अग्निशमन संपत्ति नहीं है। आपसे बोल दे कि वो जो बैज लगा हुआ है रैंक का, कि ये कौन से किस रैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, तो वो क्या शामिल है? या फिर उन्होंने बोल दिया कि फायर ब्रिगेड गाड़ी के पीछे पीछे फायर ब्रिगेड गाड़ी की हेल्प करने के लिए या उसको पेट्रोल डीजल पहुंचाने के लिए या उसकी हवा भरने के लिए कोई गाड़ी लगाई जाती है, तो क्या वो अग्निशमन संपत्ति होगी? जरूर होगी। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान दें। दमकल केंद्र, अब पहले तो संपत्ति की बात कर रहे थे, अब कर रहे हैं दमकल केंद्र। तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई चौकी या स्थान, एक जगह लगा दिया कि भाई हाँ यहाँ हमारी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी खड़ी रहेगी, एक पूरी बिल्डिंग और वो सब करके डिनोटेड कर दिया कि हाँ ये क्या है? दमकल केंद्र है। परिसंकट में अपशिष्ट, हैजार्डियस वेस्ट, ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो परिसंकल्प जो परिसंकट में है, ये संकट में छूट गया था ना, ये और नहीं है, परिसंकट में है। इसका मतलब ये है हैजार्डियस, मतलब कोई संकट की स्थिति में क्या हो गया? अपशिष्ट आ गया, है ना। तो वो इसको डिफाइन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसको डिफाइन किया गया है कि वो इस तरह का अपशिष्ट कौन सा है? हैजार्डियस। नेचुरल हैजार्ड्स जो हो जाते हैं ना, कोई भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, तो इसमें जो अपशिष्ट होता है ना, उसका मतलब है इसका सीधा सीधा। और दूसरी चीज कि ये कहाँ है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियम की संख्या 29 में शामिल है। ठीक है, निवासी, निवासी क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला आदमी निवासी कहलाएगा। सपोज करो जयपुर में रहने वाला है, जयपुर का निवासी कहलाएगा। बीकानेर का रहने वाला है, बीकानेर का निवासी कहलाएगा। तो अब इसमें स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश प्रयुक्त किया जाए, मतलब वो क्षेत्र विशेष में रह रहा है, वो उसका निवासी होता है, इजी है। भूमि, भूमि की परिभाषा अगर अपन देखें तो ऐसी भूमि शामिल है जिस पर निर्माण कार्य किया हुआ हो या जलाच्छादित हो। नगर पालिका एक्ट में भूमि की क्या परिभाषा है? आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से क्या शामिल है, नहीं है, तो इसमें वो शामिल है जहां पर निर्माण किया हुआ है, जहां पर पानी भरा हुआ है, जलाच्छादित है, तो वो सब क्या कहलाता है? भूमि कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, नवीनतम जनगणना आंकड़े। सीधी सी बात है, नवीनतम जनगणना आंकड़े क्या होंगे?
तो जो लेटेस्ट जनगणना करी गई है, जैसे मान लो अभी फिलहाल 2021 वाली जनगणना की गई है, तो नवीनतम आंकड़े हो गए वो, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब एक नया शब्द है, इसका नाम है, नया शब्द नहीं है, पुराना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। बासा क्या होता है? पहले पुराने काल में कहीं जा रहे हैं तो वो एक पूरे फैमिली के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते वो क्या करते थे, रास्ते में कहीं किसी के घर या फिर लंबी दूरी जब होती थी, 3 दिन 4 दिन की यात्रा करते थे, तो वो रात्रि में कहीं ना कहीं बासा लेते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा बासा क्या होता है। ये हमारी हिंदी की पुराना मतलब अपना हरेंग जिसे कहते हैं ना, लोकल भाषा, तो वो उसके हिसाब से है कि बासा, भाई वहाँ शरण स्थली ले लिया, रुक गए। तो ये है तीर्थ यात्रियों की वास की सुविधा, वो 1 रात के लिए 2 रात के लिए रुक जाते हैं कहीं पर, उसको बासा बोलते हैं। सदस्य, अब सदस्य क्या होगा? जो नगरपालिका में विधिपूर्वक सदस्य है ना, उसको नगरपालिका सदस्य बोलेंगे। सदस्य का मतलब आपको पता है, नगरपालिका बोर्ड में ही सदस्य बोलते हैं, ये याद रखना है। नगरपालिका बोर्ड में क्या बोलेंगे? सदस्य, मेंबर। नगर परिषद में क्या बोलेंगे? काउंसिलर, उसको काउंसिलर बोलेंगे। और जब अपन नगर निगम की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉरपोरेटर, ठीक है। नगर पालिका में मेंबर, पार्षद, नगर परिषद में काउंसिलर, वो नगर परिषद सदस्य होता है, पार्षद होता है। और जो नगर निगम में होता है उसको कॉरपोरेटर बोलते हैं। तो ये शब्द आपको इस तरह ना देकर सीधा पूछ ले, कॉरपोरेटर कहाँ किसका सदस्य होता है? नगर पालिका का होता है, नगर परिषद का होता है, नगर निगम का होता है। तो आपको क्या बात करना है? नगर निगम, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफाइन करके एक एक का इंग्लिश से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पार्षद हो जाता है, यहाँ पार्षद हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएगा। और इस तरह के कंफ्यूज वाले प्रश्न वो पूछ लेगा। फिर अब हमें पता है यहाँ पार्षद, ये भी पार्षद है, अब कौन सा वाला करें? निगम हटा दिया या कुछ इसकी जगह और दूसरा शब्द लिया, भाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो आपको कॉरपोरेटर, काउंसिलर और मेंबर तीनों याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है दूध की। तो दूध हर कोई जानता है क्या है। अगर उसमें कुछ कीड़ा वगैरह गिर गया तो है तो दूध, अपशिष्ट हो गया, कोई केमिकल गिर गया तो भी वो दूध रहेगा, बदलेगा थोड़ा ही ना। तो इसकी यही परिभाषा है। नगर पालिक लेखा निर्देशिका, नगर पालिक लेखा निर्देशिका, लेखा मतलब अकाउंट्स हो गया, और निर्देशिका कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, वो ही क्या है? नगर पालिक लेखा निर्देशिका है। वो निर्देश देती है कि अकाउंट्स को आपको इस तरह रखना है। इंग्लिश में इसके लिए मैनुअल शब्द यूज करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है कि उसकी पूरी नियम प्रक्रिया और सारे कानून उसमें शामिल होते हैं कि आपको ये करना है, ये प्रक्रिया अपनानी है, इस तरह से खाता को भरना है, इस तरह से डेबिट करना है, इस तरह से क्रेडिट करना है। तो ये सारे नियम किस में होते हैं? नगरपालिक लेखा निर्देशिका। और ये किस धारा में है? 91 में। धारा 91 में इसको डिनोटेड किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अब एक और चीज है इसमें, क्या है वो? इसको तैयार राज्य सरकार करेगी, और इसमें वित्तीय मामले व संबंधित प्रक्रिया शामिल होंगी। जो नगरपालिक लेखा निर्देशिका है, कैसे नगरपालिका के अकाउंट्स मेंटेन होंगे, इसकी नियम और प्रक्रिया पूरी की पूरी कौन तैयार करेगा? नगरपालिका नहीं करेगी, इसको राज्य सरकार करेगी। आपको ध्यान रखना है। नगरपालिक क्षेत्र, नगरपालिका का एक डिफाइंड, नगरपालिका की परिभाषा अपन पहले देखी थी, उसमें था एक डिफाइंड क्षेत्र होगा उसका, उसकी एक जनसंख्या होगी, क्षेत्र बिल्कुल डिनोटेड होगा कि यहां से ये नगरपालिका है, इधर दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र है या इसका नगरपालिका के बाहर का क्षेत्र है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगरपालिका का
प्रादेशिक क्षेत्र। नगरपालिका क्षेत्र क्या होगा, सारी डेफिनेशन मान लो इसमें शामिल कर लिया कि 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या है। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि 20 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या पे क्या नगरपालिका नहीं है। मैंने लिखवाया था कि 20 लाख या उससे अधिक। अब मान लो कि 20 लाख से 1 लाख हो गई, 20,000 से, सॉरी 20,000 से 1 लाख पॉपुलेशन हो गई। अभी इसका क्राइटेरिया है कि वो नगरपालिका रहेगी। सपोज करो कि 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो जाती है और उसको जब तक राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं मिलती है तो क्या वो नगर परिषद कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। तो दोस्तों इस जनसंख्या में ये है कि अधिसूचित क्षेत्र है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यथा मतलब समय के हिसाब से यथासूचित समय के साथ अधिसूचित जो डिनोटेड एरिया होगा वही नगरपालिका कहलाएगा। नगरपालिक निधि, नगरपालिक निधि पहले तो अपन बात कर रहे थे लेखा निर्देशिका अकाउंट्स की, तो अब वहाँ फंड्स भी आते हैं। नगरपालिका पूरा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र का प्रशासन करना है, फंड्स बहुत सारे आते भी हैं और बहुत सारे जाते भी हैं। तो इसको रखने के लिए नगरपालिक निधि बनाई गई है। अब इस निधि में क्या आने वाले पैसे शामिल होंगे या फिर जाने वाले पैसे शामिल होंगे? धारा याद करो पहले, 79 है। धारा क्या है? 79 में 79 में नगरपालिक निधि, निधि भी लिख देता हूं मैं, फंड्स। इंग्लिश का थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश के शब्द आप पढ़ लेना, इंग्लिश के शब्द आप पढ़ लेना, है ना। धारा 79 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया वसूल करने योग्य समस्त धन, ये क्या कहलाता है? निधि कहलाता है। आपको मैं एक किताब बताता हूं, उस किताब को पढ़ने का, ये एक्ट के बजाय आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वो किताब क्या करेगी, इस किताब में, ये बाफना पब्लिकेशन की किताब है, ऐसी आपको दिख रही होगी, ये मैं और पास से आपको दिखा देता हूं। बाफना पब्लिकेशन की किताब है और ये लेटेस्ट किताब है। इसमें कोई भी पुराना, आपके मार्केट में जो पीडीएफ चल रही है ना, वो पीडीएफ पुरानी है। आप इस किताब में से करो, ठीक है। ये ऑथेंटिक किताब है। इसका एक बेनिफिट बड़ा तो क्या है कि इस साइड तो इसने इंग्लिश दे रखी है और इस साइड इसने इंग्लिश दे रखी है, और ये ओरिजिनल एक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये किताब है। इसमें सारा का सारा एक्ट ही है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है ना, वो ऐसे कैसे नगरपालिका अधिनियम 2009 ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और जयपुर से एस के दत्त लेखक कुछ इस तरह से है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस तरह से इसका, ठीक है। नगरपालिक निधि जो है ना, तो ये है इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया वसूल करने योग्य समस्त धन है। तो ये क्या है? इसके बाद नगरपालिक ठोस अपशिष्ट, नगरपालिका में जो ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट है, एसटीपी की प्लांट सब जगह लगाया जाता है, तो वो सीधा सा बात है कि वो ठोस रूप में पैदा होने वाला होता है। लेकिन दोस्तों इसकी भी डेफिनेशन को आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना होता है। वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल किया जाता है, वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल किया जाता है, उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल किया जाता है, ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट जो है ना, इंडस्ट्रियल हैजार्डियस वेस्ट शामिल नहीं होगा, इंडस्ट्रियल हैजार्डियस वेस्ट शामिल नहीं होगा। मतलब कोई दुर्घटना हो गई और उससे जो वेस्ट उद्योगों का निकल रहा है ना, वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। नगर पालिका क्या है? इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कोई नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका बोर्ड शामिल है। नगर पालिका में हम नगर पालिका का मतलब ये समझ रहे हैं कि केवल वो ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शब्द नगर पालिका आगे भी ये आपको याद रखना होगा। जहां भी मैं आपको बताऊंगा कि नगर पालिका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नगर पालिका है, नगर परिषद नहीं है, वो नगर निगम नहीं है। नगर पालिका में तीनों चीजें समाहित हैं।
नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, जो एनओसी है, कोई भी काम नगर पालिका में होगा तो वो बिना अनुमति के नहीं होगा, एनओसी देना ही जरूरी है। और उस नगर पालिका का एचओडी जो रहेगा वो एनओसी देगा दोस्तों। तो ये एनओसी जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है। जैसे मान लो फैक्ट्री लगानी है किसी को, तो वो पहले एनओसी लेगा और वो सब एनओसी देने वाला अधिकारी सारी चीजें चेक करेगा कि हाँ वहां पर फैक्ट्री लग सकती है या फिर वहाँ इससे कोई मानव हानि तो नहीं है, मानव के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी जानवर के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसको देख के और पर्यावरण का प्रभाव सारी चीज़ें देखकर उसको करना होगा। न्यूसेंस इजीली अपन कहते हैं क्यों न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। न्यूसेंस का मतलब ये होता है कि एक कोई ऐसा कार्य जिससे घृणा हो या फिर उससे कोई क्रोध आ जाए या फिर कुछ ऐसी गतिविधि हो जाए जिससे हमारी जो अंतर्मन की चेतना है ना उस पर दुष्प्रभाव पड़े, तो उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूसेंस कहेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये इतने ही देख रहे हैं दोस्तों। और हमारा जो, अगर आप इसके टेस्ट भी करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हमारे टेस्ट आने वाले हैं। तो पार्ट बी का कोर्स ले रखा है, वहां भी डालेंगे हम और उसमें भी डालेंगे, उसमें बाकी टेस्ट भी डाल रहे हैं। और जो टेस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी तैयारी है ना, उनको भी हमारा टेस्ट लेना चाहिए। जो कंप्लीट वाला है उसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज शामिल है, मात्र 499 में सब कुछ शामिल है। टेस्ट सीरीज शामिल है, ये वीडियो लेक्चर्स जो दे रहे हैं वो भी शामिल है, इसके अलावा ये PDF दे रहे हैं वो भी शामिल है। तो आप वो ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।